हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 16 है और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ को, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको देखो वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। हमारा टारगेट रहेगा कि जितने व्यू हैं उतने लाइक्स भी आएँ, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 332 से। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। पहला दे रखा है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, तो ये रिलेटेड किससे होता है? ये रिलेटेड होता है कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग से। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग से देखो, जो नेट इनकम अप्रोच है वो एक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी होती है और ये थ्योरी बताती है कि कंपनी डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन चेंज करके कैसे अपनी फर्म की वैल्यू को इंक्रीज कर सकती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कम कर सकती है। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग से ये रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किससे रिलेटेड होता है? पीआई इंडेक्स रिलेटेड होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन से। कैपिटल बजटिंग डिसीजन से देखो, जो पीआई इंडेक्स है वो एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक होती है और ये कब यूज़ होती है? ये यूज होती है प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करने के लिए और ये डिसाइड करती है कि कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल होगा और कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। तो कॉन्सेंट्रेशन जो बैंकिंग है ये रिलेटेड होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखो, जो कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग है वो एक कैश मैनेजमेंट टेक्निक होती है। मतलब इसमें कंपनी अलग अलग लोकेशन से कैश को कैसे क्विकली कलेक्ट करती है ताकि जो फंड्स हैं वो जल्दी अवेलेबल हो और कैश हैंडलिंग एफिशिएंट बने। तो ये बताता है कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। नेक्स्ट है लोअर रेट ऑफ रिटर्न। तो लोअर रेट ऑफ रिटर्न ये इसका होगा ओवर कैपिटलाइजेशन, डी। देखो, जब कंपनी है ना कैपिटल यूज ज़्यादा करती है लेकिन उसका प्रॉफिट काफ़ी कम होता है तो उसे बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेट टू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड इररिलेवेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ एमएम मॉडल इज बेस्ड ऑन। तो जो एमएम मॉडल कौन सा है? एमएम मॉडल है मोदी-गिलियानी मिलर्स मॉडल। तो जो एमएम मॉडल है वो डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो एमएम मॉडल है, एमएम मॉडल डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है? ये इररिलेवेंट होता है ना, डिविडेंड जो डिविडेंड का डिसीजन है वो इससे रिलेवेंट नहीं होता है, ये इररिलेवेंट थ्योरी में आता है। तो कौन सी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है? हेजिंग, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लिक्विडिटी या आर्बिट्रेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्बिट्रेज। जो एमएम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो डिविडेंड है वो इररिलेवेंट है, चाहे कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, उससे फर्म की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो एमएम थ्योरी है उसमें आर्बिट्रेज के थ्रू इन्वेस्टर्स सेल या परचेज करते हैं और जो भी अपना डिज़ायर इनकम है वो खुद क्रिएट करते हैं, इसलिए डिविडेंड पॉलिसी इससे इररिलेवेंट होती है। तो इसका जो फैक्टर है वो होता है आर्बिट्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल इम्प्लाइज दैट। मीन्स जो नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल है उसका क्या मतलब है? देखो, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? नेट वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? नेगेटिव मीन्स करंट लायबिलिटी ज़्यादा है करंट एसेट से। ठीक है, इसका रीज़न ये होता है कि कंपनी ने अपने जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, जो वर्किंग कैपिटल है, उसको फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए यूज़ कर लिया। कंपनी जनरली क्या करती है कि जब भी वो अपनी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करती है तो कहाँ से करती है? लॉन्ग टर्म
लोन से करती है, लॉन्ग टर्म जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं उनसे परचेज करती हैं। लेकिन इस केस में कंपनी ने अपनी जो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया है वो शॉर्ट टर्म फंड्स से कर लिया, वर्किंग कैपिटल को यूज़ कर लिया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द रेशियो ऑफ, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो किसका रेशियो होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये होता है फॉर्मूला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किसका रेशियो होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टू, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ये एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक होती है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज होता है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करने के लिए और ये चेक करने के लिए कि जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है, इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट टूल टू अचीव द गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो अच्छी डिविडेंड पॉलिसी होती है ना, इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी शेयर होल्डर वेल्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल हेल्प करती है। जो अच्छी डिविडेंड पॉलिसी होती है वो जो भी वेल्थ होती है शेयर होल्डर्स की वेल्थ उसको इंक्रीज करने में बिल्कुल हेल्प करती है, तो ये करेक्ट है। क्योंकि क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर डिविडेंड को ना इम्पोर्टेंट मानते हैं और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। सो शेयर्स का प्राइस भी उससे इम्प्रूव हो सकता है, इसलिए इसका ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। बी है, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो फॉर ग्रोथ फर्म इज़ 100%। मतलब अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल, जो वॉल्टर्स मॉडल है उसके अकॉर्डिंग क्या जो ग्रोथ फर्म होती है, ग्रोथ फर्म को अपना जो डिविडेंड 100% पे आउट कर देना चाहिए। क्या जो भी ग्रोथ फर्म्स हैं उनको अपना सारा डिविडेंड दे देना चाहिए 100%, अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए। देखो, ग्रोथ फर्म अपना प्रॉफिट है ना वो बिजनेस में री इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर्स को ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, तो उसको अपना 100% डिविडेंड को पे आउट नहीं करना चाहिए। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, किस लिए नहीं करना चाहिए, ताकि वो डिविडेंड है उस डिविडेंड को इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट करें, और जब वो री इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, तो इससे लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए 100% डिविडेंड पे आउट नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो यही है, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अदर ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। MM मॉडल asserts that the value of firm is not affected whether the firm pays dividend or not। देखो, MM थ्योरी बोलती है कि डिविडेंड पॉलिसी है ना वो इररिलीवेंट है, चाहे आप डिविडेंड दो या नहीं दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि MM थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्म की वैल्यू है ना, फर्म की वैल्यू अर्निंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन से इफेक्ट होती है, डिविडेंड पॉलिसी से इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, बर्ड इन हैंड थ्योरी। बर्ड इन हैंड थ्योरी इन रेफरेंस टू डिविडेंड डिसीजन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मैरियन गॉर्डन। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्ड इन हैंड थ्योरी है ना वो किसने डेवलप की थी, वो डेवलप की थी मैरियन गॉर्डन ने। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा था, तो रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैपिटल बजटिंग द टर्म कैपिटल राशनिंग इम्प्लाइज। तो कैपिटल बजटिंग में जो कैपिटल राशनिंग का क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं, दैट नो रिटेन अर्निंग आर अवेलेबल, दैट लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट नो एक्सटर्नल फंड्स कैन बी रेज्ड, नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन करंट ईयर। तो क्या मतलब होता है कैपिटल राशनिंग का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। देखो,
कैपिटल रास्टिंग का मतलब होता है कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स लिमिटेड होते हैं और जो अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, फंड्स हैं लिमिटेड हैं और प्रोजेक्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कंपनी को बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को चूज़ करना है और उसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फॉर अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इनमें से कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर बेस्ड हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR। तो जो ARR है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के उस अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू यूज़ नहीं होती इस केस में, बस सिंपली जो अकाउंटिंग फिगर्स है ना वही यूज होते हैं, तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी यूज़ होता ही नहीं है, तो इसलिए ARR टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। नेक्स्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलते हैं इसको, IRR। तो IRR फ्यूचर कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करती है। IRR कैसे करते हैं हम, जो भी हमारे पास कैश इनफ्लोज होते हैं उनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं हम, इसीलिए क्या होता है कि जो IRR है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पर बेस्ड होती है। ठीक है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी एक डिस्काउंटिंग टेक्निक है। इसका फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, PI का भी बताया था ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इसमें भी देखो प्रेजेंट वैल्यू यूज हो रही है। नेक्स्ट अर्निंग्स पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर EPS टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करती, तो ये रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, बोथ सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू कैपिटल बस्टिंग। तो आपको बताना है कि कैपिटल बस्टिंग के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। स्टेटमेंट 1 है कैपिटल बस्टिंग इज रिलेटेड टू एसेट्स रिप्लेसमेंट डिसीजंस। देखो ये बोल रहा है कि कैपिटल बस्टिंग ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस करने का डिसीजन भी लेती है, उसे रिलेटेड होती है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। जैसे देखो जब कंपनी है ना वो उसकी पुरानी मशीन्स जब इनएफिशिएंट हो जाती है तब कंपनी न्यू मशीन्स को लेने का डिसीजन लेती है और ये कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न। मतलब कंपनी जितना मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट करती है प्रोजेक्ट से उसे बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज सन कॉस्ट। ये बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट सन कॉस्ट नहीं होती, ये बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को सन कॉस्ट ट्रीट किया जाता है। सन कॉस्ट क्या होती पता है, वो कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी और अब रिकवर नहीं हो सकती, इसलिए कैपिटल बस्टिंग में सन कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो पास्ट कॉस्ट हो चुकी। तो ये स्टेटमेंट गलत है और क्वेश्चन के लिए ही राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। लास्ट और देख लेते हैं ऑप्शन, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो आर रिलीवेंट। तो कैश फ्लो कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये रिलीवेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखो जैसे कैश फ्लो अर्ली आ जाते हैं तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है, और जो लेट आते हैं तब तक महंगाई बढ़ चुकी होती है इसलिए उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर एम्प्लाइज। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि कंपनी की जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनका कॉम्बिनेशन, तो उनकी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड होगा इक्विटी शेयर कैपिटल और आपके रिजर्व्स और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट्स और साथ में डिबेंचर्स, तो ये इंक्लूड होते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, तो ये तीनों मिलके बनेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज। तो आपको बताना है कि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। ऑप्शंस हैं इंटरेस्ट रेट, मार्केट वैल्यू,
यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस या स्टॉक एक्सचेंज वैल्यू। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यील्ड टू कैपिटल सैक्रिफाइस। देखो, कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है फाइनेंस अरेंज करने की कॉस्ट। क्या होता है? कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब होता है जो भी हमने फाइनेंस अरेंज किया है, कहीं से डिबेंचर्स लिए हैं या प्रीफरेंस शेयर्स लिए हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है, उनके बदले जो देना पड़ेगा इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये तो हुआ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इन्वेस्टर्स के लिए होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो वो अपने इन्वेस्टमेंट पे क्या चाहते हैं, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में, तो उस इन्वेस्टमेंट पे वो कितने परसेंट रिटर्न चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मीन्स कैपिटल सेक्रीफाइस करने के लिए रिटर्न, यील्ड। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इनमें से कौन सा मेथड इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए है। एक बार फिर से बताती हूँ, इनमें से कौन सा मेथड इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं होता, नॉट अ मेथड। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा मेथड नहीं है। फर्स्ट, डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड, इसमें इस मेथड में क्या होता है, जो डिविडेंड और जो मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पे हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। तो ये तो मेथड है। नेक्स्ट, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। तो ये गॉर्डन्स मॉडल पे बेस्ड होता है, ये वाला जो मेथड होता है, और इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइडेड मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। तो ये भी इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट निकालने वाला मेथड है। नेक्स्ट है यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। तो यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, तो ये जो YTM है, तो YTM मेथड डेट सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, इक्विटी कैपिटल के लिए यूज़ नहीं होता, ये डेट सिक्योरिटी का मेथड है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मेथड नहीं है, ये बॉन्ड्स के लिए और डिबेंचर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट कैलकुलेट करने का ये मेथड नहीं होगा। लास्ट है अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड, इसमें क्या होता है कि जो अर्निंग्स और जो मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पे इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सी टेक्निक में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है किस मेथड में पर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाएगा। दोनों इक्वल होंगे। कब होंगे इक्वल? नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, पेबैक पीरियड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जो IRR होती है ये एक ऐसी रिटर्न होती है, इस पर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो उनकी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है। ठीक है, देखो जब भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल हो जाते हैं तब NPV क्या होगी? NPV हो जाएगी 0। NPV 0 क्यों होती है? क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए और NPV का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और जब ये दोनों इक्वल होंगे और माइनस करेंगे तो क्या होगा? NPV 0 हो जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, और जिस डिस्काउंट रेट पे NPV 0 होगी उसको बोलते हैं IRR। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस ऐसा है जिसकी कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या रिटेन अर्निंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिटेन अर्निंग। देखो रिटेन अर्निंग की कोई भी ऐसी कॉस्ट नहीं होती जो कंपनी को पे करनी होती है। ठीक है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स पे कंपनी डिविडेंड पे कर रही है और जैसे डिबेंचर्स पे वो इंटरेस्ट पे करती है, ऐसे ही क्या वो रिटेन अर्निंग पे कुछ पे करती है? नहीं पे करती कुछ भी। तो इसलिए उसको बोलते हैं उसकी कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट। डायरेक्टली कंपनी उसके लिए कुछ पे नहीं कर रही, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी कुछ कॉस्ट होती हैं। क्या कॉस्ट होती है? जैसे मान लो कि
अगर कंपनी प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड नहीं देती तो बिजनेस में उसको रिटेन कर लेती उस प्रॉफिट को। तो शेयर होल्डर्स जो डिविडेंड रिसीव नहीं कर पा रहे उस वजह से, तो उनके लिए वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई ना, वो एक सेक्रीफाइड जो रिटर्न है वो हो गई, क्योंकि उनको वो डिविडेंड नहीं मिल रहा, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।